दिल्ली से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। नरेंद्र मोदी तीसरी बार आज प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और शाम 7:15 बजे शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा। दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सख्त इंतजाम किए गए हैं। राष्ट्रपति भवन के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे लगभग 8,000 मेहमान। तो शाम 7:15 बजे शपथ ग्रहण समारोह है और इसके लिए दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। तो नरेंद्र मोदी आज तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और शाम 7:15 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सख्त इंतजाम किए गए हैं और कुछ ही घंटे बचे हैं जब वो समय आ जाएगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। तो तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। शाम 7:15 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा और आपको बता दें कि इस शपथ ग्रहण समारोह में लगभग 8,000 मेहमान पहुंचे हुए हैं। तो बेहद भव्य ये नजारा होगा जहां पर 8,000 मेहमान होंगे और उनके सामने प्रधानमंत्री तीसरे टर्म की यानी तीसरे बार के प्रधानमंत्री बने और शाम 7:15 बजे यह शपथ ग्रहण समारोह शुरुआत होगा और आसपास जो है वो सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, जहां पर ड्रोन के जरिए और स्नाइपर के जरिए वहां जवान तैनात कर दिए गए हैं ताकि पूरे समारोह में किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था न फैलने पाए। इसके लिए पूरी दिल्ली में चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। किसी भी प्रकार की सुरक्षा में सेंध ना लग सके इसका ध्यान रखा गया है और पूरी तैयारी की गई। तो राष्ट्रपति भवन के आसपास सुरक्षा के इंतजाम बढ़ा दिए गए और सख्त कर दिए। तो दिल्ली से यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं लगातार। नरेंद्र मोदी तीसरी बार आज प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। शाम 7:15 बजे शपथ ग्रहण समारोह का शुरुआत होगा। इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है और राष्ट्रपति भवन के आसपास सुरक्षा के जो घेरे हैं वो तैयार कर दिए गए हैं और शपथ ग्रहण समारोह में लगभग 8,000 लोग, 8,000 मेहमान कह सकते हैं आप, इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तो फिर एक बार मोदी सरकार कुछ ही क्षणों में, कुछ ही घंटों में जब प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे और साथ ही प्रधानमंत्री के अलावा मंत्री मंडल के जितने भी सदस्य हैं आज वो भी शपथ लेंगे। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी सादिक खान हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। सादिक, कुछ ही घंटे बचे हैं, कुछ ही घंटे क्या अब ये कहें कुछ ही मिनट बचे हैं जब प्रधानमंत्री तीसरे टर्म की शपथ लेंगे प्रधानमंत्री पद की। उसको लेकर क्या तैयारी है अभी तक और क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल, जिस तरह से प्रधानमंत्री आज तीसरी बार एक बार फिर से प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं, उसको लेकर लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पूरी तरह से जो राष्ट्रपति भवन परिसर है उसे विदेशी फूलों से सजाया गया है और अगर बात की जाए सुरक्षा की तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो शपथ ग्रहण स्थल है उसके आसपास किए गए हैं। पूरी तरह से एनएसजी और इस एसपीजी के घेरे में पूरा शपथ ग्रहण समारोह स्थल है वो होने वाला है। कई लेयर सुरक्षा जो आसपास है, जो पूरी तरह से जो एरिया है उससे नो फ्लाइंग जोन एरिया घोषित किया गया है। बड़ी तादाद में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम वहाँ किए गए हैं। जी शिवम। जी सादिक, सवाल यह है कि जितने मंत्रिमंडल में नाम अभी तक सामने निकल कर आए हैं जिन्हें आज बुलाया जा सकता है और वो मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, उनमें कौन कौन से नए नाम हैं और क्या कुछ सरप्राइज नाम भी हमें देखने को मिल सकते हैं? चौंकाने वाले नामों का ऐलान भी हो सकता है इस मंत्रिमंडल में? जी बिल्कुल शिवम, जिस तरह से जो आज प्रधानमंत्री ने 12 बजे जितने भी जो संभावित जो मंत्री आज शपथ लेने जा रहे हैं उन्हें अपने आवास पर बुलाया था, चाय पर चर्चा हुई थी, तो लगभग बताया जा रहा है कि 65 मंत्री आज शपथ लेने जा रहे हैं। तो वो नाम जो चेहरे हैं जो प्रधानमंत्री के साथ आज चाय पे चर्चा करते हुए नजर आए थे वो लगभग फाइनल नाम हैं। तो जिसमें अगर बात की जाए तो एनडीए कोटे के जो नए युवा मंत्री बनाए जा रहे हैं वो चिराग पासवान हैं और जो चिराग पासवान के साथ साथ जो जेडीयू के
जो नेता हैं उनके भी मंत्री बनाए जा रहे हैं। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश से भी लगभग 9 मंत्री बनाए जा रहे हैं। साफ तौर पर इस जो मंत्रिमंडल में कई नए चेहरे शामिल होने जा रहे हैं। जी सादिक, हम इन चेहरों के बारे में बात करेंगे जो नए चेहरों का जिक्र आप कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आज कौन कौन से देश के मेहमान आए हैं जो आज शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे? जी बिल्कुल, जिस तरह से आज प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए 7 देशों से जो मेहमान यहाँ आए हैं, जिन्हें विशिष्ट अतिथि के तौर पर बुलाया गया है, जिसमें बांग्लादेश की प्रधानमंत्री भी मौजूद हैं, साथ ही मॉरिशस के प्रधानमंत्री भारत पहुँच चुके हैं। इसी सहित कई देशों के जो मेहमान हैं वो अब पूरी तरह से दिल्ली पहुँच चुके हैं, जो आज 7:15 पर प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। जी सादिक, मेहमान तो आ गए हैं, मेहमान तो शामिल भी हो रहे हैं, विपक्ष की क्या भूमिका? विपक्ष इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो रहा है सादिक? जी बिल्कुल, जिस तरह से पहले विपक्ष पूरी तरह से शपथ ग्रहण का विरोध करता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन जो बाद में खबरें आई कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे खुद आज इस शपथ ग्रहण समारोह में जा रहे हैं, तो कहा जा रहा है कि विपक्ष के नेता भी आज इस समारोह में शामिल होते हुए नजर आएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री देखते हुए वहां पर नजर आएंगे। जी सादिक, लगातार क्योंकि ममता बनर्जी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, ये तमाम वो नाम थे जो ये कहा जा रहा था कि शपथ ग्रहण समारोह में शामिल, अभी तक फिलहाल उनको न्योता नहीं मिला है, फिर ये शामिल नहीं होंगे, फिर वगैरह वगैरह चीजें होती रही। लेकिन अब खबरें ये आ रही हैं कि उनको न्योता मिल गया है, तो इसीलिए सवाल ये वाजिब हो जाता है, क्योंकि विपक्षी अगर इस पूरे समारोह में शामिल नहीं होगा तो क्या ये एक अच्छे लोकतंत्र की अच्छी परिभाषा मानी जाएगी? जी बिल्कुल शिवम, जिस तरह से पहले भी होता आया है, चाहे सरकार कोई भी हो, जब नेता कोई प्रधानमंत्री बनता है या कब सीएम बनता है तो विपक्ष के नेताओं को न्योता दिया जाता है। इसी तरह से इस बार भी विपक्ष के जितने भी नेता हैं सबको न्योता दिया जा रहा है और सभी को जब जो शपथ ग्रहण। ठीक है सादिक, मैं आपके पास आऊंगा। एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि दिल्ली से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली से बड़ी खबर, मोदी सरकार में मंत्रियों के नाम लगभग फाइनल हो चुके हैं। तो चर्चा में कई संभावित मंत्रियों के नाम हैं और हम आपको बता दें गुजरात से अमित शाह, सीआर पाटिल, मनसुख मंडाविया मंत्री बन सकते हैं। अब आपको हिमाचल प्रदेश से बता देते हैं, जेपी नड्डा के नाम की चर्चा है, मंत्रिमंडल में इस बार इनका भी नाम हो सकता है। पंजाब से रवनीत बिट्टू के नाम की चर्चा है, तो दिवंगत मुख्यमंत्री के बेटे हैं रवनीत बिट्टू। बिहार से गिरिराज सिंह और जीतन राम मांझी, चिराग पासवान का नाम है। साथ ही यूपी से बात करें तो राजनाथ सिंह, अनुप्रिया पटेल और जयंत चौधरी इस बार मंत्री बन सकते हैं। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हमने आपको गुजरात, बिहार और उत्तर प्रदेश के वो संभावित नामों का हमने आपको वो नाम बताए जो इस बार मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। तो हमारे साथ एडिटर इन चीफ आशीष कुरान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष जी, जिस तरीके से बिहार और गुजरात और फिर उत्तर प्रदेश में संभावित चेहरों के नामों का जिक्र हो रहा है कि ये नाम इस बार मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, लेकिन हम सब ये जानते हैं कि बीजेपी में जब तक नाम का ऐलान होने के बाद जब तक शपथ नहीं ले लेते तब तक माना जाता है कि कुछ भी हो सकता है। तो क्या ये जो नाम सामने निकल कर आ रहे हैं, ये नाम शपथ लेंगे या कुछ सरप्राइज देखने को मिल सकता है, और आपका आकलन क्या कहता है आशीष जी? देखिए, बहुत ज्यादा सरप्राइज की गुंजाइश तो नहीं रहती है, क्योंकि मंत्रिमंडल का हमने 2014 और 19 में भी देखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक स्टाइल है जिसपे मंत्रिमंडल में जो तमाम लोग शपथ लेते हैं उससे पहले उन्हें वो घर पर बुलाते हैं चाय के लिए। तो आज भी जो तमाम लोग भारत के दौरे में जो चाय पर पहुंचे थे पर लगभग वो तमाम वो चेहरे थे जिन्हें मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं वो तस्वीर साफ हो जाती है इस लिहाज से कि जिन लोगों को प्रधानमंत्री निवास पर आज 12 बजे बुलाया गया था चाय पर, वो तमाम वो लोग थे जिन्हें प्रधानमंत्री ने अपने निवास पर बुलाकर उन्हें जानकारी दी थी कि उन्हें मंत्रिमंडल में जगह दी जा रही है। साथ ही 100 दिन के जो सरकार का एजेंडा है उसकी भी चर्चा की, और साथ ही जो डूज एंड डोंट्स होते हैं इनिशियल वो जो बताए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ा सरप्राइज हो ऐसी अब संभावना नहीं रहती है। ये जरूर है देखना कि जेपी नड्डा जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके नाम की चर्चा हो रही है कि उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, तो वो एक जरूर देखने वाली बात होगी कि क्या जेपी नड्डा सरकार में शामिल होते हैं कि नहीं। और अगर जेपी नड्डा सरकार में शामिल
होते हैं तो वन पार्टी वन पोस्ट के आधार पर कहीं ना कहीं उन्हें बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ेगा। तो ऐसे में जेपी नड्डा की जगह राष्ट्रीय अध्यक्ष नया कौन बनते हैं, इस पे एक नजर होगी। मंत्रिमंडल के स्वरूप को देखिएगा, जो संभावित हैं तो एक बैलेंस बनाया गया है क्षेत्रीय और साथ ही साथ संतुलन बनाया गया है क्षेत्रीय स्तर पर भी। उन राज्यों में भी जहां बीजेपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है, जहां बीजेपी का खाता नहीं खुला है, जैसे कि पंजाब है और तमिलनाडु है, वहां से भी हारे हुए चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह दी जा रही है। पंजाब से जैसे आपने सही कहा, रवनीत बिट्टू जो है वो मंत्रिमंडल में उन संभावित चेहरों में है। इसी तरीके से अन्नामलाई जो तमिलनाडु के अध्यक्ष है भाजपा के, वो भी चुनाव हार गए थे कोयम्बटूर से, उन्हें भी जगह दी जा रही है। तो 2-3 चीजें अगर आप देखिएगा, एक तो संतुलन बनाया गया है क्षेत्रीय स्तर पर। जिन प्रदेशों में जो बड़े प्रदेश है जहां बीजेपी के सांसद ज्यादा हैं, उन्हें उचित प्रतिनिधित्व दिया गया है, बड़े राज्य जैसे बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों को। साथ ही जिन राज्यों में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है वहां भी प्रतिनिधित्व छूट न जाए, इसलिए हारे हुए चेहरों पर ही दाव लगाया जा रहा है। और इसके अलावा अगर आप राज्यों में भी देखिएगा तो जातीय समीकरण का बहुत ध्यान रखा गया है। खासतौर पर अगर आप उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों को देखें, या इस राजस्थान, या जहाँ चुनाव होने हैं इस साल के अंत में, 3 राज्य हैं, महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा, 3 राज्य हैं जहाँ इस साल 2024 में ही चुनाव होने हैं। इन राज्यों में खास तौर पर जातीय संतुलन का भी ध्यान रखा गया है। इसी तरीके से बाकी राज्यों में, हिंदी राज्यों में भी इस बात का ध्यान रखा गया है कि जो अलग अलग समूह है वो उनका रिप्रेजेंटेशन हो। एक जरूर बहुत ही दिलचस्प चीज देखने वाली होगी कि पिछले 2 सरकारों में हमने देखा है कि अमूमन किसी न किसी तरीके का मुस्लिम प्रतिनिधित्व रहता है, माइनॉरिटीज का रिप्रेजेंटेशन रहता है। लेकिन अब तक जो तमाम संभावित नाम आ रहे हैं उनमें एक भी माइनॉरिटी का नाम नहीं आ रहा है। ऐसे में एक आप जब शपथ ग्रहण समारोह होगा और देखना होगा कि क्या माइनॉरिटी कम्युनिटी से, खासतौर पर मुस्लिम समुदाय से, क्या इस बार बीजेपी किसी को मोदी कैबिनेट में मौका मिलता है या नहीं। तो तमाम चीजों का ध्यान रखा गया है, क्षेत्रीय संतुलन का और साथ ही साथ राज्यों में जातीय संतुलन का। जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उनका ध्यान रखा गया है। जिन राज्यों में बीजेपी, उड़ीसा जैसे राज्य हैं जहाँ बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया है, वहां से भी आशु जी, सवाल ये है कि इन संभावित चेहरों में कई बड़े नाम हैं जो नहीं दिखाई दे रहे हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो अनुराग ठाकुर का जिक्र नहीं हो रहा है इस बार, स्मृति ईरानी, अर्जुन मुंडा, मीनाक्षी लेखी, साध्वी निरंजन ज्योति, अजय भट्ट, जो कि चुनाव में जीत भी, एक बम्पर जीत भी हासिल की है इन्होंने, लेकिन ये नाम संभावित चेहरों में नहीं है। इस पर आपका आकलन और आपका आकलन क्या है? जी देखिए, लगभग अगर आप देखिएगा 20 से 21 मंत्री हैं जो मोदी सरकार के दूसरे जो कार्यकाल थे, पिछले कार्यकाल, उसमें मंत्री थे मोदी सरकार में, और इस बार वो चेहरे गायब हैं। इनमें से कई तो ऐसे थे जिनका टिकट ही कट गया था, और कुछ लोग ऐसे हैं जो चुनाव में अपना किस्मत आजमा रहे थे मगर हार गए थे। तो कहीं ना कहीं उन्हें भी मंत्रिमंडल में हारे हुए चेहरों में से मैंने कहा केवल उन लोगों को जगह दी गई है जहां पर पार्टी का कोई सांसद नहीं जीत पाया है, पंजाब और तमिलनाडु जैसे राज्यों में। इसके अलावा जिन राज्यों में जहां केंद्रीय मंत्री हारे हैं वहां से दूसरों को मौका दिया गया है। चाहे बात आपने सही कहा, अर्जुन मुंडा झारखंड से अपना चुनाव हार गए थे, केंद्रीय सरकार में मंत्री थे, स्मृति ईरानी अमेठी से चुनाव हार गई हैं। इस तरीके से जो चौंकाने वाला नाम है वो अनुराग ठाकुर का है। अनुराग ठाकुर के पास पिछली सरकार में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, वो सूचना प्रसारण मंत्रालय के साथ साथ लंबे समय तक उनके पास यूथ है, हिस्ट्री भी रही है। तो कहीं ना कहीं वो चेहरे वो कहीं ना कहीं इस बार शामिल नहीं है, इस सरकार में उनका नाम शामिल नहीं है। ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि आखिर क्या उन्हें कोई और बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, क्योंकि देखिए कई अभी और ऐसे पोस्ट होते हैं जो खाली हैं, जैसे कि स्पीकर का पद है वो भी अभी बीजेपी के पास आना है। इसी तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद, जैसे मैंने कहा, कि वो भी अभी खाली होना है। तो कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या अनुराग ठाकुर को कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, या फिर कहीं ना कहीं बीजेपी हाईकमान का उनसे मोहभंग हो गया है। अब इस बात को लेकर तमाम यहाँ पर कयास लगाए जा रहे हैं। तो देखना होगा कि आखिर क्या अनुराग ठाकुर को अगर मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है तो क्या उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है, या फिर जो हिमाचल प्रदेश के हाल के चुनाव हुए थे, विधानसभा के उपचुनाव, वहां पर बीजेपी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा था, कहीं इसकी गाज तो नहीं गिरी है, ये देखने वाली बात तो।
आशु जी, सवाल ये कि ये क्या ये एक वजह ये भी है कि जिस तरीके से टीडीपी और जेडीयू से गठबंधन है, तो इस बार वो मजबूती नहीं है, इस बार वो बहुमत की सरकार नहीं है, इस बार मजबूरी की भी सरकार कह सकते हैं आप एक प्रकार से। क्या एक वजह ये भी है कि ये जो चेहरे जो चुनाव जीते हैं, बम्पर वोटों से जीते हैं, एक वजह ये भी आप मानते हैं कि इनका नाम इस बार इस सूची में नहीं है मंत्रिमंडल वाले में? देखिए, ये भी एक बात जरूर है, क्योंकि देखिए जो फ्री हैंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने पहले और दूसरे कार्यकाल में था, जब उनके पास खुद के पास अच्छा खासा बहुमत था, वो परिस्थिति इस बार नहीं है। बीजेपी अपने दम पर बहुमत नहीं पा सकी है, 32 सीटें कम हैं, ऐसे में सहयोगी दलों का सहारा उन्हें चाहिए। ऐसे में बड़ी संख्या में सहयोगी दलों को उन्हें समायोजित करना पड़ा है। लगभग आप देखिए 1 दर्जन से ज्यादा सहयोगी दल हैं जो इस बार मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं। बिहार से ही आप देखिए लगभग 4 मंत्री बिहार में वो सहयोगी दलों के हो रहे हैं, चाहे चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, ललन सिंह हो, रामनाथ ठाकुर हो। इस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी आप अगर आप देखिएगा अनुप्रिया पटेल, जयंत चौधरी, इसी तरीके से दक्षिण भारत में भी कई सहयोगी हैं जो मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात सही है आपकी कि इस बार बीजेपी के पास वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, वो इतना स्पेस नहीं है जो पहले हुआ करता था। लगभग दर्जन भर मंत्री तो सहयोगी दलों के ही रहेंगे। तो इस बार कई ऐसे चेहरे जो बड़े वोट से जीते थे और जिन्हें संभावित चेहरों के तौर पर देखा जा रहा था, जिनकी यहाँ पर जिनका दावा बनता था मंत्रिमंडल में, उन्हें बीजेपी अकोमोडेट नहीं कर पाई है। ये कारण है, क्योंकि इस बार जो सरकार है वो मिलीजुली सरकार है, एनडीए की सरकार है, और बीजेपी को कहीं ना कहीं अपने सहयोगी दलों पर उन्हें डिपेंड होना पड़ रहा है। तो ये एक लिमिटेशन इस बार बीजेपी की जरूर दिख रही है मंत्रिमंडल में। आशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए, हमें समय देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। तो हमारे सहयोगी सादिक खान हमारे साथ लगातार बने हुए न्यूज रूम से। सादिक, जिस तरीके से हमने देखा कि टीडीपी में ये सूत्रों के हवाले से एक खबर आ रही थी कि लोकसभा स्पीकर के पद को लेकर टीडीपी ये कह रही थी कि हम स्पीकर का पद हमें चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लोकसभा का स्पीकर पद देने से तो रही। अब सवाल ये है कि अब ये सूत्रों के हवाले से खबर है कि शिवराज सिंह चौहान को लोकसभा स्पीकर पद दिया जा सकता है। इसको लेकर आपका आकलन और आपका आत्मचिंतन, आत्ममंथन क्या कहता है सादिक? बिल्कुल, जिस तरह से टीडीपी ने पहले भी कहा था कि हमें स्पीकर पद और जो महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं वो भाजपा से डिमांड की गई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पर स्पष्ट किया था कि जो भी महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं, जैसे गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय, साथ ही स्पीकर का पद, तो साफ तौर पर भाजपा ने पहले ही साफ कर दिया था कि ये मंत्रालय और ये पद सिर्फ और सिर्फ भाजपा के पास रहेंगे। तो उसके बाद उन्होंने अपने बयानों को वापस लिया। तो स्थिति साफ है कि जो महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं या स्पीकर का पद है वो भारतीय जनता पार्टी के पास रहेगा। अगर बात की जाए कि जो शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी जीत हासिल की है कि उन्हें भी इस बार मंत्री पद का जो जिम्मेदारी मिलने जा रही है, तो अभी ये भी साफ है कि उन्हें भी स्पीकर का पद शायद नहीं मिल पा रहा है। जी, मध्य प्रदेश में चूंकि जब मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया तो कई लोगों ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान को साइडलाइन कर दिया गया, क्योंकि अब वो बुजुर्ग हो गए हैं, अब वो उतने अहम नहीं रह गए भारतीय जनता पार्टी को लेकर। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप भी लगा। क्या एक वजह यह भी है कि शिवराज सिंह चौहान की सीनियरिटी का फायदा उठाने के लिए अब भारतीय जनता पार्टी उनको केंद्र में लेकर आ रही है? जी बिल्कुल, जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के कई बार के मुख्यमंत्री रहे हैं और सीनियर भाजपा के लीडर हैं, तो इसी वजह से जब सांसद प्रत्याशी उन्हें बनाया था तो जब भी साफ हो गया था कि शिवराज सिंह चौहान को भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ी जिम्मेदारी देगी। अब भारतीय जनता पार्टी की ओर से वो मौजूदा सांसद हैं और आज शाम 7:15 पर शिवराज सिंह चौहान भी प्रधानमंत्री के साथ शपथ लेते हुए नजर आएंगे। जी सादिक, क्योंकि अब बिहार की बात कर लेते हैं। बिहार में एलजीपी रामविलास पासवान के जो पार्टी के अध्यक्ष हैं चिराग पासवान, गिरिराज सिंह, जीतन राम मांझी, रामनाथ ठाकुर, ललन सिंह, निर्यानंद राय, राजभूषण और सतीश दुबे, ये वो नाम है, अनुमानित नाम है जो इस बार बिहार से दिल्ली आएंगे, यानी मंत्रिमंडल में ये शामिल होंगे ये नाम। क्या इन नामों में एक दो बढ़ोतरी और हमें देखने को मिल सकती है, या कुछ ऐसे नाम सरप्राइज के तौर पर हमें देखने को मिल सकते हैं बिहार में, क्योंकि बिहार की राजनीति पूरी जाति समीकरण पर आधारित है? सादिक जी बिल्कुल शिवम, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो सहयोगी दल हैं उन्हें सबसे पहले पूरी तरह से जो स्थान है वो भारतीय जनता पार्टी यहाँ देती हुई नजर आ रही है। अगर बात की जाए एलजीपी की, तो चिराग पासवान, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बेहद पसंद करते हैं, तो माना जा रहा है कि जो बिहार के सहयोगी दल हैं उनमें चिराग पासवान को कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है, यानी उन्हें कोई बड़ा मंत्रालय
भारतीय जनता पार्टी ओर से दिया जा सकता है। साथ ही जो सहयोगी दल से जीतन राम मांझी हैं, वो कहा जा रहा है कि जीतन राम मांझी को स्वतंत्र प्रभार का पद दिया जा सकता है। सादिक, क्योंकि हमने देखा कि जो ये चिराग पासवान एलजेपी की उनकी पार्टी है, 5 सांसद है उनके पास, लेकिन अगर वहीं जीतन राम मांझी को देखें तो उनके पास 1 सांसद है, लेकिन कॉल तो उन्हें भी गया है, मंत्रिमंडल में उनको भी शामिल किया गया है। इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव भी है, तो उस चीज को ध्यान में रखकर, जातीय समीकरण को बाकायदा ध्यान में रखकर आगे मंत्रिमंडल का विस्तार कर रही है या मंत्रिमंडल में शामिल कर रही है इन नामों को जिनके हम अभी चर्चा कर रहे हैं। क्या एक वजह यह भी है? जी बिल्कुल साफ है कि जिस तरह से अभी हाल ही में साल भर बाद बिहार में चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, उसको देखते हुए भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इन मंत्रियों को दी जा रही है। उसी कोटे से जितने भी सहयोगी दल हैं उनके मंत्री बनाए जा रहे हैं। ये स्थिति साफ है। जिस तरह से जीतन राम मांझी हैं, उन्होंने भी कहा जा रहा था कि कई बड़ा कोई मंत्रालय की डिमांड की थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी सहयोगी दल हैं उनकी सभी डिमांडों को नकारते हुए जो फैसला जो शीर्ष नेतृत्व की तरफ से और जो लगातार बैठकें चल रही थी उनमें साफ हो गया था। तो आज शाम को ये सभी लोग मंत्री पद की शपथ लेंगे। कहा जा रहा है कि आज देर रात तक भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो मंत्री बनेंगे। सादिक, एक छोटा सा सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में स्मृति ईरानी हो या अजय मिश्रा टेनी हो और या 1-2 नाम और हैं, राजीव चंद्रशेखर हो, ये वो नाम है जो चुनाव में हारने के बाद भी ये कहा गया कि वो नाम है जिन्हें राजनीति से, खास करके केंद्रीय राजनीति से, मंत्रिमंडल से इन्हें बाहर नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये नाम इस मंत्रिमंडल में हमें कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या वजह समझते हैं आप कि क्या वजह है कि जो ये नाम, ये बड़े नाम, ये मंत्रिमंडल से बाहर कर दिए गए इस बार? शिवम, जिस तरह से अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में आपने देखा था कि चुनाव प्रचार में भी कई जो प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद प्रचार करते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री लगातार उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार करते हुए आए। ये जो मंत्री जिन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे रखी थी, जैसे अमेठी से स्मृति ईरानी, उन्हें बड़ी जिम्मेदारी थी, तो उस तरह से जो हार हुई है उसके बाद भारतीय जनता पार्टी सोचने पर मजबूर है। तो कहीं ना कहीं दूर से दूर तक इनका नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं है। साथ ही आपको बता दें कि जैसे मंत्री हैं कौशल किशोर, उनकी भी हार हुई है, उनका भी नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं है। अजय मिश्रा टेनी, जिन्हें खुद गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे, लोगों से कहा था कि इस बार आप जिता दीजिए, अगली बार इन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपेंगे, लेकिन वो भी अपनी सीट से हार चुके हैं। जो हारे हुए जो सांसद हैं उन्हें इस लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। ठीक है सादिक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।